अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शौकत हाजिर है। आज का उन्वान है पीरियडिक टेबल। ये क्लास 9 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ओ लेवल और ए लेवल के तलबा के लिए मुफीद है। और इसमें हमने मुख्तलिफ पीरियडिक टेबल के जो मुख्तलिफ पीरियड जिस पे तैयार हुआ, हमने अलाजी से स्टार्ट किया है और मॉडर्न पीरियडिक टेबल तक हम आए हैं। इसमें जो मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन जो हुई हैं उन पे हम बात करेंगे, यानी कि हिस्ट्री ऑफ पीरियडिक टेबल समझ लेंगे। और इसमें किस किस तरह से कब कब क्या क्या क्लासिफिकेशन इख्तियार की गई इससे बात करेंगे। और आखिर में आपसे यही दरख्वास्त है कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये अगर मुफीद है तो उसे देखते रहें, क्योंकि यूट्यूब पे सर्वाइवल के लिए यही तरीका है भाई। और इसलिए काइंडली इस सिलसिले में हमारी मदद करें प्लीज़। कीमियाई अनासिर या कीमियाई एलिमेंट को ख़ास तरतीब के मुताबिक दर्जाबंदी करने का अमल पीरियडिक टेबल कहलाता है। केमिस्ट्री के इब्तदाई दौर में ही अनासिर की दर्जाबंदी और इंतज़ाम के लिए कोशिश शुरू की गई। मुस्लिम साइंसदान अल-राज़ी ने अनासिर को धातुओं और गैर धातुओं में तकसीम किया, लेकिन डाल्टन का एटमी नज़रिया अनासिर के जदीद दर्जाबंदी का बेस या बुनियाद साबित हुआ, क्योंकि डाल्टन के तरतीब एटमी नंबर अनासिर के दरमियान एक ताल्लुक़ वाज़ा करता है। डाल्टन के नज़रिए के मुताबिक अनासिर और साइंसी हकीकत को दरियाफ्त किया गया। हर अंसर का एक एटमी नंबर और साथ में एटॉमिक मास भी होता है, जिससे हम अनासिर के खुसूसियात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यही चीज़ें एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर ही मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ अदवार में पीरियडिक टेबल की दर्जाबंदी का सबब बने। अनासिर के एटम मुख्तलिफ एटमी मास के हामिल होते हैं, यानी हर एलिमेंट के एटम का एक अलग मास होता है। जब अनासिर की बहुत बड़ी तादाद दरियाफ्त हो गई तो ये महसूस किया गया कि इनका एहतमाम एक मुनज़्ज़म तरतीब से किया जाए, यानी इनकी एक टेबल तरतीब दी जाए और इनके दौरे जदूल बना जाए, इनके पीरियडिक टेबल बना जाए, क्योंकि एक मुनज़्ज़म दर्जाबंदी अनासिर की खुसूसियात के बारे में एक वाज़ा मालूमात फराहम करता है, एक साइंटिफिक अप्रोच फराहम करता है और मुख्तलिफ अनासिर की खुसूसियात का अंदाज़ा लगाना ज़्यादा आसान हो जाता है। ये दर्जाबंदी साइंसी हक़ाइक़ के बाहमी ताल्लुक़ फराहम करता है। इब्तदाई ज़माने में अनासिर की दर्जाबंदी इनके एटमी मास यानी एटमिक वेट के लिहाज से किया गया। अनासिर की मुनज़्ज़म सतह दर्जाबंदी को पीरियडिक टेबल कहा जाता है। अब हम अनासिर की कैसे दर्जाबंदी पे बात करते हैं या पीरियडिक क्लासिफिकेशन पे बात करते हैं, जिसमें अनासिर के तीन का ग्रुप बनाया गया और ये इसमें देखा गया कि तीनों अनासिर के फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी में एकसानियत पाई गई। और ये भी देखा गया कि पहले और तीसरे का अगर हम एटॉमिक मास का मीन निकालते हैं या एवरेज निकालते हैं तो वो दरमियान वाले एटम के तो या तो एग्जैक्ट एटॉमिक मास मिल जाता है या करीब तरीन मास हो जाता है। तो इस तरह से एक मैथमेटिकल अप्रोच भी कायम हुआ और फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी को मैथमेटिकल तौर पे अरेंज किया गया, मैथमेटिकल ताल्लुक़ को कायम किया गया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी जो डोबिनियर, जर्मन साइंसदान डोबिनियर ने अंजाम दिया। और यहाँ से आपके एक बाकायदा क्लासिफिकेशन का आगाज़ हुआ, जिसमें फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी बहुत वाज़ा हो गया और इसका क्रेडिट डोबिनियर को ज़रूर जाता है। अब पहले ट्राइड ग्रुप पे गौर करते हैं। लिथियम, सोडियम और पोटाशियम है। तो तीनों के तीनों मेटल हैं और अल्कली मेटल हैं। अब इसमें ये देखें कि लिथियम का एटॉमिक मास 7 के करीब है, पोटाशियम का 39 है। 7 और 39 का जब ऐड करते हैं तो 46 आता है। 46 का जब एवरेज लेंगे, इन दोनों का जब एवरेज लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे एवरेज लेने के लिए, तो 23 आता है। तो आप देखें कि 23 सोडियम का एटॉमिक मास है। ये एक ऐसा जादू है जो कि लिथियम, पोटाशियम और सोडियम को आपस में जोड़ता है। और हम देखते हैं कि इनके बाद में हमने ये देखा और उस वक्त भी महसूस की गई कि इन तीनों के कीमियाई और तभी यानी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में एकसानियत है। इस सिमिलरिटी इन फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी
create a relation between these three element। इसीलिए डोबिनियन ने इन तीनों को तीन का ग्रुप बनाया और यहीं से एक पीरियडिक क्लासिफिकेशन या साइंटिफिक अप्रोच कायम हुआ ग्रुपिंग का। अब एक और ग्रुप की बात करते हैं, इसमें कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम है। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, बेरियम का ये 137.3 है। अब इनका अगर हम एवरेज लेते हैं तो 40 प्लस 37 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 88.5। दरमियान वाले एटम स्ट्रोंशियम का जो एटॉमिक मास है वो 87 है, हमारे पास 88.5 आया। तो ये तकरीबन एक का भी नहीं 0.5 का फ़र्क है, तो बिल्कुल करीब तरीन है। 88.5 जो है बहुत करीब है एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंशियम के, जो कि 87.6 है। लिहाजा यहाँ भी एक ताल्लुक़ कायम हुआ, एक ये मैथमेटिक्स का एक जादू यहाँ भी काम आया और कैल्शियम और बेरियम स्ट्रोंशियम के साथ बन गए या ये ग्रुप कायम हो गया। जिसे हम देखते हैं कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी या फिज़िकल प्रॉपर्टी में भी सिमिलरिटीज़ हैं। लिहाजा इस तरह से ग्रुप कामयाबी के साथ ट्राइड ने तीन का ग्रुप तरतीब दिया, जो कि महदूद था लेकिन एक बहुत अच्छी कोशिश थी और जो कि आगे प्रेडिक्टेबल की शुरुआत हुई प्रॉपर्टी की। राजी ने बेशक एक अच्छा काम किया था मेटल और नॉन मेटल की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो उसके दौर के मालूमात का तो एक बहुत बड़ा काम था, लेकिन फिर ये डोबिनियन ने भी इसमें अपना हिस्सा मिलाया और इसको आगे बढ़ाया। अब एक और ग्रुप देखते हैं जिसमें भी 3 एलिमेंट हैं। पहले का एटॉमिक मास 32 है और दूसरे का 79 है, तीसरे का 128 है। अच्छा, पहले और तीसरे यानी 32 को और 28 को का एवरेज निकालें तो ये आता है 80, जो कि बिल्कुल करीब है दरमियान वाले के, और वो है 79, तो बहुत करीब आ रहा है। इसी तरह हम देखते हैं कि इन तीनों एलिमेंट का अगर हम अभी भी देखें और मौजूद प्रेडिक्टेबल में भी देखें तो इन तीनों के आपके प्रॉपर्टी में काफ़ी सिमिलरिटी है और ये फिज़िकल और केमिकली प्रॉपर्टी इनकी तकरीबन सेम है। तो ये इस तरह से ये लॉ बहुत ही फ़ायदेमंद रहा है, केमिस्ट्री के तरीके में बहुत मददगार साबित हुआ और इसको हमें एलिमेंट की दर्जाबंदी में हेल्पफुल रहा। बात करते हैं कि ट्रायड लॉ के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इनके जो छोटे छोटे ग्रुप बने वो आगे जाके बहुत यूज़फुल हुआ और इनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी को याद रखना और इनके दरमियान ताल्लुक़ कायम करना आसान हो गया। और इस सबसे बड़ी जो फ़ायदा हुआ इसमें ये हुआ कि फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टी का मैथमेटिक्स से ताल्लुक़ कायम हो गया और एक मैथ और केमिस्ट्री को मिलने का एक जादू कायम हुई, जिसके ज़रिए हम जो है केमिकल प्रॉपर्टी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी को अरेंज कर सकते थे मैथमेटिक्स की मदद से। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। डिसएडवांटेज यही है कि उस वक्त ये महदूद एलिमेंट तक तो ये लॉ कारगर है और मुफीद भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा आगे ये लॉ नहीं चलता। शुरू के एलिमेंट तक तो है ये सही, लेकिन बाद के एलिमेंट तक ये लॉ कबूल नहीं है, अप्लाई नहीं होता, इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये लॉ बड़े एलिमेंट में नहीं यूज़ हो, ये हम इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और ये वहाँ पे सही साबित भी नहीं हो रहा है। इसके बाद न्यूलैंड ने कोशिश की और उन्होंने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव बनाया। इनके मुताबिक है कि अगर हम एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास में असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दें, एटॉमिक मास के लिहाज से तरतीब दें, तो हम ये देखते हैं कि हर 8 एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी रिपीट हो रहा है, फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट हो रहा है। हर 8 एलिमेंट सिमिलर फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी का हामिल है। देखिए, एटॉमिक मास के लिहाज से एक अरेंजमेंट है, बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से एलिमेंट को तरतीब दिया गया है। तो आप देखिए, लिथियम के बाद 8वां एलिमेंट जो है वो सोडियम है। अब हम सब जान गए हैं कि इनमें कितनी सिमिलरिटी है। ये दोनों अल्कली मेटल हैं, दोनों के ये बॉन्ड तकरीबन सेम एक ही तरह का बनते हैं
और आयनेशन पोटेंशियल भी में काफ़ी सिमिलरिटी है। इनके ऑटोमर्स में इलेक्ट्रॉन की तादाद भी सिमिलर है। इस तरह फिज़िकल प्रॉपर्टी में भी सिमिलरिटी है। अच्छा, उसके बाद हम अगर आखिर में देख लें तो फ्लोरीन और क्लोरीन है, दोनों हेलोजन के मेंबर हैं। दोनों के ऑटोमर्स में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों आयनिक बॉन्ड बनाते हैं और आपके आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो ये इस तरह से एक सिमिलरिटी क्रिएट हुई और हर ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ डिस्कवर हुई कि हर 8वां एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी को सिमिलर रखता है। हाँ, यानी हर 8वें एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होती है। ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त डिस्कवरी थी और इसके बुनियाद पे केमिस्ट्री ने तरक्की किया। ये न्यूलैंड का तरतीब दिया हुआ पीरियोडिक टेबल है। इसमें आप देखेंगे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम एक ही ग्रुप में, नीचे कॉपर है, वहाँ पे फिर ये चीज़ वो भी नहीं कर रहा। इसी तरह बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम है, जिंक है, वहाँ भी इख्तलाफ आ गया। तो इस तरह से शुरू के मेटल ने तो इस लॉ को ओबे किया, लेकिन बाद में प्रॉब्लम आ गए। जब जैसे जैसे एटॉमिक ऊपर गए हम एटॉमिक मास के लिहाज से, तो प्रॉब्लम आ गए। लिहाजा ये लॉ शुरू के एलिमेंट के लिहाज से तो बहुत कारगर है, बहुत मुफीद है, लेकिन आगे जाके इतना मुफीद साबित नहीं हुआ। अब हम लॉ ऑफ ऑक्टेव के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस बात करते हैं। तो एडवांटेजेस इसके सबसे अहम एडवांटेज था कि क्लासिफिकेशन ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टी। इस लॉ को हम इसलिए बहुत अहमियत देते हैं कि इसने एक बड़ा रेंज बनाया और 8 पे हम पहुंच गए। एलिमेंट को हम हर एक जो पहले 3 के ग्रुप में कर रहे थे, हम अब 8 के ग्रुप में आ गए। अच्छा, और इस तरह से इसने एक ग्रुप के बनाने को काम को आगे बढ़ाया। इसके अलावा इसने टेबुलर फॉर्म बनाई, टेबुलर फॉर्म तरतीब दी पहली दफ़ा। टेबुलर फॉर्म में एक वाइडर स्कोप दी कि हम एक बड़े एलिमेंट के बड़ा टेबल बनाने की तरफ हमारी पेशकदमी हुई। डिसएडवांटेजेस इसके ये हैं कि ये पूरे तमाम एलिमेंट पे एप्लीकेबल नहीं होता। जिस तरह लाइफ ट्राइड नहीं हो पा रहा, इसी तरह ऑक्टेव लॉ भी सिर्फ 8 तक ही महदूद है। ये आगे एलिमेंट दरियाफ्त हुए तो प्रॉपर्टी, जब एलिमेंट दरियाफ्त हुए तो ऑक्टेव से हम आगे बढ़े तो वहाँ पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं हुआ। ये चूँकि उस वक्त तक नॉवल गैसेस दरियाफ्त नहीं हुए थे, तो ये न्यूलैंड ने नोबेल गैसेस के लिए पीरियोडिक टेबल में अपने पीरियोडिक टेबल में कोई मकाम नहीं रखा, उसको उसने प्लेस नहीं किया। अच्छा, जो कि इसके पीरियोडिक टेबल की नाकसपन को या इसके अधूरे काम की तरफ निशानदेही करता है। अच्छा, इसके साथ साथ ये हेवियर एलिमेंट के लिए भी इसके जगह इसने कोई वो नहीं दिया, कोई आइडिया नहीं दिया कि हेवियर एलिमेंट क्या बनेगा, जो बड़े एलिमेंट थे इसके। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि इसका लॉ सिर्फ कैल्शियम तक ही कारगर है, और क्योंकि उस वक्त सिर्फ 56 एलिमेंट मौजूद थे, और इसलिए हम कह सकते हैं कि न्यूलैंड ने बहुत अच्छा काम किया अपने दौर के मुताबिक, क्योंकि उस वक्त जो मालूमात फराहम थे और जो कुछ रिसर्च मौजूद था, इन हालात में इसका काम एक वेल्यूएबल काम है। इसके काम की तरफ हमें इस काम को ज़रूर सराहना चाहिए। 1864 में लॉथर मेयर ने एलिमेंट को फिज़िकल प्रॉपर्टी के लिहाज से एक ग्राफ में तरतीब दिया और एक कर्व तरतीब दी, जिसमें इसने ग्रुप्स 1 से ग्रुप्स 8 के 56 अनासिर की खुसूसियात को वाज़ा किया। इसने तस्दीक की कि यकसा प्रॉपर्टी वाले अनासिर कर्व या ग्रुप में सिमिलर पोजीशन हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पे अल्कली मेटल कर्व के पिक पे अपनी जगह बनाते हैं। इसी तरह हेलोजन ग्रुप में असेंडिंग पोजीशन हासिल करते हैं, और एनर्ट या नोबल गैसेज ग्राफ में हेलोजन के बाद जगह हासिल करते हैं। ये ग्राफ फिज़िकल प्रॉपर्टी को ज़्यादा वाज़ा करता है, यही इसके डिसएडवांटेज है, जबकि केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ ये ज़्यादा मालूमात नहीं देता। इसके अलावा ये टेबुलर फॉर्म भी नहीं है, लिहाजा इस डिसएडवांटेज की वजह से ये लॉ आगे ना चल सका। मेयर के कई ग्राफ है जो कि एटॉमिक मास और एटॉमिक
वॉल्यूम के दौरान बना। इसमें इसने एक्स एक्सेस पे एटॉमिक मास लिया है और वाई एक्सेस पे एटॉमिक वॉल्यूम लिया है। तो हम देखते हैं कि एल्कली मेटल यानी सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम हमेशा पीक पे हैं। अच्छा, इसी तरह आप ये देखें ट्रांजिशन एलिमेंट में और आपके हेलोजिन, ट्रांजिशन एलिमेंट और हेलोजिन एक करीब करीब एक साथ ही है। पहले हेलोजिन आता है, उसका ट्रांजिशन एलिमेंट। फ्लोरीन और नियोन को देखें आप, फिर आप क्लोरीन और आर्गोन को देखें, इसके बाद ब्रोमीन और क्रिप्टॉन को देखें। और इसमें एक और चीज़ आप देखें कि ट्रांजिशन मटेरियल, ट्रांजिशन एलिमेंट, ये ट्रांजिशन मेटल जो इनके प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। आपको ग्राफ में ये वाज़ा नज़र आ रहा है कि ये तकरीबन सेम पोजीशन पे है, बहुत ज़्यादा इनमें फ़र्क नहीं है। तो इस लिहाज से ये जो है काफ़ी अच्छा तो था, लेकिन टेबुलर फॉर्म नहीं था और हर प्रॉपर्टी के लिए आपको अलग अलग शायद ग्राफ बनाना पड़ता, जो कि बहुत मुश्किल काम था। इसलिए ये सबसे बढ़ के सबसे इससे डिसएडवांटेज में इसकी सबसे अहम चीज़ यही थी कि ये टेबुलर नॉन टेबुलर फॉर्म है। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल पे बात करेंगे। मेंडलीव रशियन साइंटिस्ट था। इसने एक बड़ा ग्राफ बनाया और जिसकी बुनियाद एटॉमिक मास पे थी। मास के लिहाज से बनाया जाने वाला मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है। इसमें मुख्तलिफ ग्रुप हैं जो कि 8 है और इसी तरह पीरियड है जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसने 12 पीरियड बनाया। एक काफ़ी पीरियड की तादाद इसमें काफ़ी ज़्यादा थी। ये एक पीरियोडिक टेबल है जिसमें डोबिनियर का ग्रुप भी डोबिनियर का काम भी मौजूद है और आपके मेंडलीव का काम भी मौजूद है। तो ये बनाया गया है बेसिकली तो मेंडलीव के लॉ को बेस बना करके। इसमें पुराने ज़माने से एंसेंट पीरियड से जो एलिमेंट है उसको भी वादा किया गया है। इसके अलावा एक्टिनाइट, लेंथेनाइट को भी वादा किया गया है और इस एक उस वक्त के लिहाज से एक बेहतर पीरियोडिक टेबल है। अब मेंडलीव तक अगर चाहे केमिस्ट की एक बड़ी तादाद ने एलिमेंट के क्लासिफिकेशन का मतलब काम किया था, लेकिन मेंडलीव का जो टेबल है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल और कम्प्रीहेंसिव है। इसने एलिमेंट को एटॉमिक मास के लिहाज से तरतीब दिया असेंडिंग ऑर्डर में, और इसने बताया कि प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेज, यानी कि एटॉमिक प्रॉपर्टी जो एटॉमिक मास के लिहाज से तरतीब होती है उनके साथ साथ वेरिएशन आता है इसके अंदर। अच्छा, इसने जब एटॉमिक ने इसका एडवांटेजेस पे बात करते हैं हम, तो इसने देखिए जब एटॉमिक नंबर के इजाफे के लिहाज से जब इसने पीरियोडिक टेबल तरतीब दिया तो उस एक पीरियोडिसिटी सामने आई, जब पीरियोडिसिटी सामने आई और इसने ये वादा किया कि एक कोरिलेशन है एलिमेंट के प्रॉपर्टी और एटॉमिक मास के दरमियान। अच्छा, इसने सेम इंग्रेडिएंट के तरफ इशारा किया, उनके दरमियान सेम स्पेसेस का भी जिक्र किया। इसने कुछ स्पेसेस नए स्पेसेस डिस्कवर किए और जिसकी वजह से इसने कुछ मज़ीद इसने प्रिडिक्ट किया कि कुछ मज़ीद एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि इसने ये एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन जो जर्मेनियम, एका एल्यूमिनियम गैलियम, एका बोरॉन स्कैंडियम वगैरह की तमाम प्रॉपर्टी बैन कर दी, जो बाद में आने के बाद जब डिस्कवर हुए तो उसी जगह पर एडजस्ट हुए जिस जगह पर इसकी प्रिडिक्शन थी है। लिहाजा इन साथ जो टेबल बनाया था उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी और बड़ा मुफीद था। मेंडलीव ने कुछ एटॉमिक मासेस को करेक्ट भी किया और उसकी तशरीह की। पीरियोडिक टेबल कुछ डिसएडवांटेजेस से बात कर लेते हैं। देखें, जब एटॉमिक मास के लिहाज से टेबल बनेगा तो कुछ ऐसी खामियां सामने आती हैं जिसको जो कि एलिमेंट के अरेंजमेंट को गलत कर देता है। मिसाल के तौर पर आपने आर्गन और ये पोटेशियम की बात करें तो आर्गन का एटॉमिक मास जो है 39.95 है और ये पोटेशियम का 39.10 है। तो पोटेशियम को पहले आना चाहिए, अगर आर्गन को बाद में आना चाहिए, तो इस तरह से पोटेशियम चला जाएगा नोबल गैसेज में, जो कि गलत है। इसी तरह कोबाल्ट का देख ले तो कोबाल्ट का एटॉमिक मास है 58.9 और एटॉमिक नंबर है कोबाल्ट का 27 और निकल का एटॉमिक नंबर है 28 लेकिन मास है 58.7। तो 58 निकल को पहले आना चाहिए, जबकि एटॉमिक मास जो है निकल का 28 है।
है, जो कि ज़ाहिर प्रोडक्ट टेबल के अरेंजमेंट को गलत कर देगा। इसी तरह दूसरी मिसालें भी हैं। अच्छा, लेंथेनाइड एक्टिनाइड एलिमेंट आर रॉन्गली प्लेस इन द मेटालिक टेबल, इनको गलत जगह में प्लेस किया गया। इसी तरह अल्कली अल्काइनेज मेटल जिसमें कॉपर, ये सिल्वर, गोल्ड वगैरह शामिल हैं, और उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, यानी अल्कली मेटल की या कॉइनेज मेटल की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, लेकिन इनको एक ही जगह पे एक ही ग्रुप में प्लेस किया गया, जो गलत है। इन्होंने ना एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कोई आइडिया नहीं दिया। अच्छा, द डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टू एटॉमिक मासेस इज़ नॉट कांस्टेंट, ये दो एटम के दरमियान मुसलसल जो गैप होता है वो हमेशा सेम नहीं होता है। अब हम कुछ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बात करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये एलिमेंट को जो अरेंजमेंट की गई वो एटॉमिक नंबर के लिहाज से की गई। इफ़ द एलिमेंट अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर देयर केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट इन अ पीरियोडिक मैनर, यानी कि अगर हम पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर के लिहाज से तरतीब देते हैं तो वो यहाँ हम ये देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, और ख़ास वक्फे के बाद प्रॉपर्टी का रिपीट होना शो करता है कि एटॉमिक नंबर ही जो है इसी माने में ये पीरियोडिक फंक्शन है एलिमेंट की प्रॉपर्टी के लिए, और पीरियोडिसिटी जो है ना एटॉमिक नंबर ही की मदद से बनेगा। ये इस सिलसिले में सबसे बड़ा काम 1913 में मोसले ने किया। इसने एक्सरे की करेक्टरिस्टिक को इस्तेमाल करते हुए तमाम एलिमेंट का एक्यूरेट एटॉमिक नंबर बनाया। एटॉमिक नंबर बनाने के बाद इसने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वाज़ा किया। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के मुताबिक केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। अब हम दोनों कंपेरिजन करते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तो ये मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में नाकाफ़ी एलिमेंट थे, बहुत सारे गैप मौजूद था, जबकि इसमें तमाम एलिमेंट मौजूद हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। इसमें पीरियोडिक टेबल ये मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में गैप था, जबकि अब मौजूदा पीरियोडिक टेबल में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कोई गैप मौजूद नहीं है। अच्छा, उसमें एटॉमिक मासेस के जो तरतीब दिया गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे मसले पैदा हुए। जिस तरह से आपके कोबाल्ट और निकल का है, क्योंकि अगर हम एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर देखें तो इनका अरेंजमेंट मुख्तलिफ होता है। एटॉमिक नंबर में इनका अरेंजमेंट अलग है, एटॉमिक मास में इनका अरेंजमेंट अलग है। जबकि आप इसमें आइसोटोप्स का भी मसला है। अगर हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स हैं, तीनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है। अच्छा, कार्बन के आइसोटोप का एटॉमिक मास अलग अलग है, तो उनको हमें अलग अलग पोस्ट करना चाहिए। तो एटॉमिक मास के लिहाज से पीरियोडिक टेबल बनाना मुनासिब नहीं है। जबकि एटॉमिक नंबर एक ही होता है, तो एटॉमिक नंबर के लिहाज से बेहतर तौर पे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तश्कील पाया। अच्छा, ग्रुप मॉडर्न पीरियोडिक ये मेंडलीव ने ग्रुप 0 यानी एनर्ट गैस के लिए कोई जगह नहीं रखा अपने इसमें, वो उनके पीरियोडिक टेबल में मिसिंग था। जबकि ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसका बाकायदा जगह मौजूद है, शामिल किया गया है। मेंडलीव ने 7 ग्रुप और 16 पीरियड बनाए थे। 7 ग्रुप और 6 पीरियड, ये 7 ग्रुप और 6 पीरियड बनाए थे मेंडलीव ने, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप और 7 पीरियड है। अच्छा, उनके अंदर जो एलिमेंट को रखा गया था वो सिमिलर प्रॉपर्टी के लिहाज से रखा गया था, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये पीरियड के अंदर सेम वैलेंस सेल वाले एलिमेंट को रखा गया और ग्रुप में सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले ग्रुप को रखा गया। इस तरह से एक लॉजिकल अरेंजमेंट हुई। अच्छा, ये मेंडलीव ने हाइड्रोजन के लिए कोई जगह नहीं रखा, उसको कोई वाज़ा मकाम नहीं था, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक में हाइड्रोजन के लिए जो है ना अल्कली मेटल के साथ जगह मौजूद है, अल्कली मेटल के साथ रखा गया है। अच्छा, इन्होंने ये मेंडलीव ने नॉन मेटल और मेटल को अलग अलग नहीं किया, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक में मेटल को और नॉन मेटल को अलग से शनाख्त की जा सकती है। अब हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पे बात करते हैं, यानी पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी पे। पहली प्रॉपर्टी अगर वैलेंसी को कंसिडर करते हैं तो वैलेंसिटी देखिए, पहले 4 ग्रुप में जो ग्रुप नंबर है वही वैलेंसी होता है, यानी पहले का वैलेंसी +1, दूसरे का वैलेंसी +2, तीसरे का वैलेंसी +3, चौथे का वैलेंसी +4। ये चूँकि हाफ फिल होता है, इसमें +-4 दोनों ही कंसिडर करते हैं, तो +4 भी होता है, -4 होता है, ज़्यादा इक्विवेलेंट बनाते हैं।
उसके बाद अगर पाँचवा का हम ले लें तो अब देखिए अब 32 कम होता है। इनके वैलेंसी निकालने का आसान तरीका है कि ग्रुप -8 यानी पाँचवें में ग्रुप के लिए 5 में से -8 करेंगे तो -3 आता है। तो पाँचवीं का वैलेंसी क्या होगा? -3। अच्छा, छठे के लिए देख लें, ग्रुप 6 के लिए 6 - 8 वैलेंसी क्या हुआ? -2। 7 के लिए 7 - 8 करें तो -1, तो 7 की वैलेंसी -1 होती है। 8 के लिए 8 - 8 0, तो आठवीं की वैलेंसी 0 होती है। आठवीं की वैलेंसी, आठवीं ग्रुप की वैलेंसी 0 होती है, इसलिए इसको 0 ग्रुप भी कहते हैं। तो पहले का 1 2 3 4 यानी जैसे जैसे ग्रुप में 1 से लेकर 4 तक चलेंगे वही ग्रुप, वही जो है वैलेंसी भी होगा, जो ग्रुप नंबर होगा वही वैलेंसी होगा। उसका पाँचवें से हम ग्रुप नंबर -8 करते जाएंगे, तो इस तरह से होगा। अगर हम डाउन द ग्रुप देखें यानी ये ग्रुप में देखें तो रिमेन सेम होते हैं। किसी एक ग्रुप का की वैलेंसी सेम होती है, उसका एटॉमिक मास में आ जाते हैं, एटॉमिक साइज एटॉमिक मास में आ जाते हैं। तो देखिए अगर हम लेफ़्ट टू राइट चलें यानी पीरियड में तो ये डिक्रीज़ होता है। डिक्रीज़ होने की वजह यह है कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो मॉलिक्यूलर ये मास में इजाफा होता है। मॉलिक्यूलर मास में इजाफा के साथ साथ ये एटॉमिक ज़रात में भी इजाफा है, एटॉमिक पार्टिकल में इजाफा होता है, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में इजाफा होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में इजाफा की वजह से कोलम्बिक फोर्स के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है तो ऑटोमोशेल नीचे की तरफ थोड़ा सा नीचे की तरफ छोटा हो जाता है। तो जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद में इजाफा होगा, एटॉमिक साइज कम होता जाएगा। अच्छा, डाउन द ग्रुप ऊपर से नीचे, क्योंकि हर जैसे जैसे एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो पहले ग्रुप का पहला मेंबर ग्रुप 1 का है, दूसरा ग्रुप पीरियड 2 का है, तीसरा का पीरियड 3 है, चौथे का पीरियड 4 है, पाँचवें का पीरियड 5 है। तो ये 5 पीरियड जो है नंबर ऑफ वैलेंस शेल होते हैं। तो पहले का सिर्फ 1 शेल है, दूसरे में 2 शेल है, तीसरे में 3 शेल है, चौथे में 4 शेल है, पाँचवें में 5 शेल है। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो शेल की तादाद में इजाफा होता है, और शेल की तादाद में इजाफे की वजह से एटॉमिक साइज भी बढ़ जाता है। अब मेटेलिक कैरेक्टर पर बात करते हैं। तो मेटेलिक कैरेक्टर ग्रुप 1 ग्रुप 2 मेटल है बहुत अच्छे, लेकिन ग्रुप 3 में आ जाते हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टी कमी आ जाती है। तो पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मेटेलिक प्रॉपर्टी में कमी हो जाती है, और टॉप टू बॉटम यानी ग्रुप में मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वैलेंस शेल का न्यूक्लियस साइज से फासला ज़्यादा होने की वजह से, वैलेंस शेल का न्यूक्लियस से फासला ज़्यादा होने की वजह से उसको निकालना आसान होता है, और उसके आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऊपर से नीचे कम होती है। तो इसीलिए मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे इंक्रीज होता है। जो एटम या जो एलिमेंट जितने आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो उसकी मेटेलिक कैरेक्टर इतनी ज़्यादा होगी। अच्छा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पे बात करें तो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होता है। अगर लेफ़्ट टू राइट चलें देखेंगे मेटेलिक, ये पहला मेटल है, दूसरा अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, उसके बाद ग्रुप 3 है, ग्रुप 4 है, और उसके बाद आप देखें कि 7 है जो सबसे अच्छा नॉन मेटल है। ठीक है, तो नॉन मेटल बढ़ता जाता है। ग्रुप 1 मेटल है, ग्रुप 7 नॉन मेटल है। तो लेफ़्ट टू राइट नॉन मेटल की करेक्टरिस्टिक या नॉन मेटल कैरेक्टर में इजाफा होता है। टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देना आसान होता है और इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल होता है। तो ऊपर से नीचे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में कमी आती है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे, इसमें पीरियड की बात करेंगे। हर पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रो होते हैं, हर रो को पीरियड कहते हैं। एलिमेंट के पीरियोडिक नंबर को एनर्जी लेवल भी कहते हैं। ये प्रॉपर्टी ऑफ द पीरियड, एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। एटॉमिक नंबर के इजाफे या कमी के साथ इसमें बतदरीज एक इजाफा या कमी होता है। पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज में बतदरीज इजाफा होता है।
पीरियड में लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। पीरियड में लेफ़्ट टू राइट आयनाइजेशन पोटेंशियल में इजाफा होता है। अच्छा, लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। अच्छा, और मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। ईच पीरियड स्टार्ट विद एल्कली मेटल और एंड विथ नोबल गैस, यानी कि हर पीरियड की में जो है ना स्टार्ट होता है, पहला एलिमेंट होता है एल्कली मेटल और आखिरी एलिमेंट होता है नोबल गैस। डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड। फर्स्ट पीरियड, ये पीरियड टेबल का शॉर्टेस्ट पीरियड है। इसमें सिर्फ दो एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, और ये दोनों के शेल को फिल करते हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 से शुरू होकर 1s2 पे ख़त्म हो जाती है। सेकेंड पीरियड, इस पीरियड में 8 एलिमेंट होते हैं, ये के और एल शेल को फिल करते हैं। इस पीरियड में इलेक्ट्रॉन 2s1 से शुरू होकर के 2p6 को पे ख़त्म होते हैं। इस पीरियड में 2 एलिमेंट एस ब्लॉक के और 6 एलिमेंट पी ब्लॉक के होते हैं। थर्ड पीरियड, इस पीरियड के एलिमेंट के एल और एम शेल पर मुश्तमिल होते हैं। इस पीरियड में 2 एलिमेंट एस ब्लॉक से 6 एलिमेंट पी ब्लॉक के होते हैं। ये पीरियड 3s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से शुरू होकर के 3p6 पे ख़त्म होता है। 3s1 से शुरू होकर 3p6 पे ख़त्म होता है। अच्छा, फोर्थ पीरियड, ये 18 एलिमेंट पे मुश्तमिल होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो 4s1 भी होता है, 4s2, 3d10 और 4p6 वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। पहले एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 से शुरू होता है और 3d10, 4s2 और 4p6 पे ख़त्म होता है। अब हम फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड की बात करेंगे। फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s1 से शुरू होता है और 4d10, 5s2 और 5p6 पे ख़त्म होता है। अच्छा, छठा पीरियड यानी सिक्स्थ पीरियड, इसमें 32 एलिमेंट हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6s1 से शुरू होता है और 4f14, 5d10, 6s2, 6p6 पे ख़त्म होता है। अच्छा, इसमें 2 एलिमेंट एस ब्लॉक के हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6s1 और 6s2 है। 6 एलिमेंट पी ब्लॉक के हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6s2, 6p1, 6s2, 6p1 से शुरू होता है और 6s2, 6p6 से चलता है। 10 एलिमेंट डी ब्लॉक के हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6s2, 5d1 से शुरू होता है और 6s2, 5d10 तक ख़त्म होता है। 14 एलिमेंट एफ ब्लॉक के हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6s2, 5d10, 4f1 से शुरू होता है और 6s2, 5d10 और 4f14 पे ख़त्म होता है। सेवन्थ पीरियड इनकम्प्लीट पीरियड है। इसमें शामिल हैं, इसमें 2 एलिमेंट एस ब्लॉक के हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7s1 से शुरू होता है और 7s2 पे ख़त्म होता है। 10 एलिमेंट डी ब्लॉक के हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7s2, 6d1 से शुरू होता है और 7s2, 6d10 पे ख़त्म होता है। और 14 एलिमेंट है एफ ब्लॉक के। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7s2, 6d10, 5f1 से शुरू होता है और 7s2, 6d10 और 5f14 पे ख़त्म होता है। इसमें 14 एलिमेंट हैं, लेकिन ये भी तो कंप्लीट नहीं है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7s1 से शुरू होता है। तो सेकेंड और थर्ड पीरियड शॉर्ट पीरियड है और इनमें 8 एलिमेंट हैं और फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को लॉन्ग पीरियड कहते हैं, क्योंकि इसमें 18 दोनों जो है फोर्थ और फिफ्थ दोनों 18 एलिमेंट रखते हैं। पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी का 2, 8, 8, 18, 18,
और 32 एलिमेंट के बाद मुतवातिर रिपीट होना पीरियोडिसिटी कहलाता है। यानी एक ख़ास मौके के बाद प्रॉपर्टी का रिपीट होना पीरियोडिसिटी कहलाता है। ये उमन 2 एलिमेंट, 8 एलिमेंट या 8 एलिमेंट, 18 एलिमेंट, 18 एलिमेंट या 32 एलिमेंट के बाद रिपीट होता है। ग्रुप, पीरियोडिक टेबल के वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप शामिल हैं। सब ग्रुप 1A और 2A के मेटल को बेतरतीब अल्कली और अल्काइन अर्थ मेटल कहते हैं। ग्रुप 7A के मेम्ब्रान को हेलोजन कहते हैं। किसी एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की तादाद एलिमेंट के ग्रुप को डिनोट करती है। एस ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस शेल में पाए जाते हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। 1A 2A ग्रुप के एलिमेंट एस ब्लॉक में शामिल हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1S से शुरू होकर के 1S2 पर ख़त्म हो जाती है। एस ब्लॉक के तमाम एलिमेंट बहुत ज़्यादा रिएक्टिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ये एस ब्लॉक एलिमेंट अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। ये सब मेटल और सॉलिड हैं। ये लो डेंसिटी वाले मेटल हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो अमूमन इनका आउटरमोस्ट शेल जो है और उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है ये आपको इसके पीरियड और ग्रुप को बता देगा। फर्स्ट क्या लिथियम में देखिए 2S1 को हमने रेट किया हुआ है। तो ये आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 2 बता रहा है कि इसका आउटरमोस्ट शेल जो है वो 2 है, दूसरा शेल है। तो ग्रुप पीरियड हुआ 2 और आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद ऊपर देखें सिर्फ 1 है, तो ये ग्रुप हुआ 1। तो 2S1 में 2 जो है वो पीरियड को जाहिर कर रहा है और S1 जो है इलेक्ट्रॉन की तादाद को जाहिर कर रहा है और ये ग्रुप को जाहिर कर रहा है। आउटरमोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रुप को जाहिर करेगा। इस तरह सोडियम में देखें 3S1 3 आउटरमोस्ट शेल है। ये 3rd शेल जो है इसका आउटरमोस्ट शेल है, इसलिए इसका पीरियड हुआ 3rd और ग्रुप फिर 3S1 यानी आउटरमोस्ट में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 1 हुआ। बेरिलियम को देख लें, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है 2S2। तो 2 जो है ये बता रहा है कि पीरियड इसका 2 हुआ और S2 जो बता रहा है कि आउटरमोस्ट में 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो ये इसका ग्रुप 2 हुआ। वो एलिमेंट जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में होते हैं वो p ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। ग्रुप 3A से ग्रुप 8A के अनासिर p ब्लॉक में शामिल हैं। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 से शुरू होकर के NS2 NP6 तक पहुंचती है। ग्रुप 3A से ग्रुप 8A यानी 0 ग्रुप के एलिमेंट p ब्लॉक कहलाते हैं। p ब्लॉक में एलिमेंट में मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड शामिल हैं। p ब्लॉक में तकरीबन 30 एलिमेंट शामिल हैं। नोबल या इनर्ट गैसेज एलिमेंट जिनके आउटरमोस्ट शेल मुकम्मल तौर पर भरे हुए यानी फिल होते हैं इनको नोबल या इनर्ट गैसेज कहते हैं। सिवाय हेलियम के तमाम इनर्ट गैस या नोबल गैस p ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6 है और हेलियम का NS2 पे ख़त्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैसों की लो रिएक्टिविटी की वजह से इन्हें इनर्ट गैस कहा जाता है। d ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में दाखिल होते हैं इनको d ब्लॉक एलिमेंट या आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इन एलिमेंट का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 N-1 D1 to 10 होता है। ये तमाम एलिमेंट मेटल होते हैं। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट के 4 सीरीज़ होते हैं, आखिरी सीरीज़ इनकम्प्लीट है।
इनर ट्रांजिशन एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में होते हैं इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 n-1 d10 n-2 n-2 f214 है। एलिमेंट जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन n-2 f ऑर्बिटल में दाखिल होता है इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट के दो सीरीज़ हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट के दो सीरीज़ हैं, लैंथेनाइड एक्टिनाइड। लैंथेनाइड सीरीज़ पे बात करते हैं हम। लैंथेनाइड ये सीरियम इसी एटॉमिक नंबर 58 से लेके ल्यूटेटियम Lu एटॉमिक नंबर 71 तक मुश्तमिल, यानी ये एटॉमिक नंबर 58 से लेके एटॉमिक नंबर 71 पर मुश्तमिल है। इन द पीरियोडिक टेबल दे आर नॉन एज लैंथेनाइड। इसको पीरियोडिक टेबल लैंथेनाइड कहते हैं। इसमें 14 एलिमेंट होते हैं और ये 6 पीरियड में होते हैं। ये सब सिल्वरी फेयरली रिएक्टिव होते हैं, मेटल हैं। ये ज़्यादातर M+3 आयन बनाते हैं, लेकिन कुछ M+4 आयन भी बनाते हैं और कम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। इनको हम रेयर अर्थ मेटल भी कहते हैं। लैंथेनाइड सीरीज़ के मेटल और एटॉमिक नंबर के साथ हैं। इनको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़े आप पीरियोडिक टेबल आपको अवेलेबल होगा, आप देख लीजिएगा। अब हम एक्टिनाइड पे बात करेंगे। एलिमेंट थोरियम से लेकर के लॉरेंसियम तक एक्टिनाइड सीरीज में शामिल है। ये एटॉमिक नंबर 90 से लेकर एटॉमिक नंबर 103 तक जो है एक्टिनाइड सीरीज कहलाते हैं। ये 14 एलिमेंट हैं जो 7 पीरियड में पाए जाते हैं। ये रेडियो एक्टिव होते हैं, ज़्यादातर की शॉर्ट लाइफ बहुत कम होती है। ये फेयरली रिएक्टिव मेटल हैं। ये अमन M+3 आयन बनाते हैं। कुछ हेवियर एलिमेंट जो है वो M+2 के फॉर्म में स्टेबल होते हैं। दे आर आल्सो नॉन एज आर्टिफिशियल एलिमेंट। ये आर्टिफिशियल कहते हैं क्योंकि ये नेचुरल तौर पे नहीं पाए जाते हैं। दे वर डिस्कवर एज प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। ये न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान एज प्रोडक्ट के तौर पे पाए गए हैं। एक्टिनाइड एलिमेंट की एक ये सैम्पल के साथ एटॉमिक नंबर है, इसको देख लें। एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल कैन आल्सो बी डिवाइडेड इनटू मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रॉपर्टी। यानी ये पीरियोडिक टेबल को हम मेटल और नॉन मेटल और मेटलॉइड में तकसीम कर सकते हैं। देखिए हमने एक स्टेयर बनाने की कोशिश की है। आप देखें तो बोरॉन के नीचे से पीरियोडिक ग्रुप 3 में है, ग्रुप 3A में जिसको यहाँ पे 13 ग्रुप 13 भी कहते हैं, कि नीचे आप देखें तो एक रेड कलर से एक स्टेयर बनाने की हमने कोशिश की है। तो स्टेयर के राइट साइड पे जो है नॉन मेटल है और लेफ़्ट साइड पे जो है मेटल है, और स्टेयर के साथ जो है उनमें दोनों खुशियत पाई जाती है, यानी कि वो मेटलॉइड है।